तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। डाउट्स रे ऑप्टिक्स एमसीक्यू। तो मुझे जो बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। In a concave mirror experiment, an object is placed at a distance x1 from the focus and the image is formed at a distance x2 from the focus. The focal length of the mirror would be concave mirror। यहां पर जैसा क्वेश्चन लिख रहा है उसमें कॉन्केव मिरर, सपोज ऑब्जेक्ट है फोकस से x1 डिस्टेंस पर और ये इमेज फॉर्म हो रही है x2 डिस्टेंस पर फोकस से। क्वेश्चन में दिया फोकल लेंथ सपोज f। तो इस कंडीशन में u कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट f प्लस x1 माइनस, और v कितना होगा f प्लस x2 माइनस। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f और कॉन्केव मिरर की जब फोकल लेंथ आप यहां करेंगे तो माइनस, ये तो टोटल डिस्टेंस था माइनस साइन अपन लगाया है, v माइनस f प्लस x2 u माइनस f प्लस x1। ये माइनस साइन कैंसिल, 1/f एलसीएम हो जाएगा f प्लस x1 इंटू f प्लस x2। तो यहाँ आ जाएगा f1 प्लस f प्लस x1 प्लस f प्लस x2। तो इसका मतलब जो कि 1/f या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये जाएगा f प्लस x1 f प्लस x2 इज इक्वल टू, यहाँ f क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो f और ये हो गया 2f प्लस x1 प्लस x2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिएगा। तो इस सिचुएशन में यह आएगा f into f स्क्वायर प्लस f into x2 प्लस f into x1, पहले मल्टीप्लाई किया f स्क्वायर f into x2 प्लस f into x1 प्लस x1 into x2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को जाएगा 2f स्क्वायर प्लस f into x1 प्लस f into x2। तो बच्चों f into x1 f into x1 कैंसिल, f into x2 f into x2 कैंसिल। तो x1 into x2 is equal to 2f square minus f square x1 x2 is equal to f square, means f is equal to root over x1 into। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होना चाहिए f is equal to B ऑप्शन, रूट ओवर x1 into x2। फिर मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट आया है वो है क्वेश्चन नंबर 13। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इन सेंटीमीटर पर सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली। ये तो बच्चों जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, a mu n is equal to VA upon VM, मतलब VM is equal to VA upon mu। What is VA? Speed of light in air, VM is speed of light in medium,
and mu refractive index of medium. So इसमें हमको वेलोसिटी ऑफ लाइट फाइंड करना है इन डायमंड. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डायमंड वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होगा? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड आ जाएगा 1.5 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड. डी ऑप्शन. फिर क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट जो डाउट मुझसे पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 14. बड़ा भारी क्वेश्चन दिख रहा भाई, बड़ा क्वेश्चन, दम नहीं होगी पक्का. इमिजिबल ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स A, B, C and D and E are placed in a rectangular container of glass with the liquids making layers according to their densities. The refractive index of the liquids are shown in the adjoining diagram. The container is illuminated from the side and a small piece of glass having refractive index 1.61 is gently dropped into the liquid layer. The glass piece as it descends downward will not be visible in. ये क्वेश्चन है. तो हमको A, B, C, D, E सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है. एक चीज तो आप समझ लो बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी उतनी हाई होगी. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंसिटी मुझे E की दिख रही है 1.65, और उससे कम डेंसिटी C की है, और फिर उससे कम डेंसिटी जो है वो B की, और फिर D की, और सबसे कम A की. तो जैसा उन्होंने दिया उस हिसाब से डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये सेट तो नहीं है, पर जैसा दिया है तो उस हिसाब से अपन देखेंगे. तो हमको बोला इमिजिबल ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स are placed in a rectangular container of glass with liquids making layers of according to their densities. The refractive index of the liquids are shown in the adjoining figure. The container is illuminated from the side and a small piece of glass having a refractive index 1.61 is gently dropped. तो 1.61 का मतलब है कि ऐसा मीडियम जो होगा, जो सेम होगा, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें वो इनविजिबल हो जाएगा. भाई एयर में एयर नहीं दिखेगी, वाटर में वाटर नहीं दिखेगा. तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो सी ऑप्शन होना चाहिए, लिक्विड्स. इसमें नहीं होना चाहिए, लिक्विड सी ओनली. तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों बी ऑप्शन. तो बच्चों जिसका भी ये क्वेश्चन नंबर 14 का डाउट है वो एक चीज समझ लो कि आपको कौन सी चीज कहां नहीं दिखेगी. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा तो नहीं दिखेगी. भाई यदि आप दूध में दूध को मिक्स कर दोगे तो दूध नहीं दिखाई देगा. एयर में एयर है तो नहीं दिखाई देगा. वाटर में वाटर में लाओगे नहीं दिखाई देगा. क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, मतलब डेंसिटी भी सेम है. तो यहाँ पर जो हमको पीस बोला गया है, ग्लास पीस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.61 है. तो स्वाभाविक है जब वो ऐसे लिक्विड पे इंटर करेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है
तो दोनों मीडियम एक प्रकार से सेम हो गए, डेंसिटी सेम हो गई, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। फिर 15, ऑन ए ग्लास प्लेट a light wave is incident at an angle of 60 degree. If the reflected and the refracted waves are mutually perpendicular, the refractive index of the material is तो 14 का तो मैंने आपको बता दिया बी। अभी आप लोगों से पूछा है क्वेश्चन नंबर 15, तो ग्लास प्लेट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पर आज फॉर्मूला बनाएंगे इसके लिए। एक ग्लास प्लेट हो गई, इस पर कोई रे इंसिडेंट हो रही है, सपोज आई एंगल पर, हमको ये आई की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड हो गई, तो हमको इसका म्यू बताना है। तो बच्चों यदि ये आई है तो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आई होगा, और इसको अपन बोल देते हैं आर। यहां से जो रे है वो ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट होगा, पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब ये एंगल हो गया 90 का, ये नॉर्मल हो गया, तो I प्लस 90 प्लस आर कितना होना चाहिए 180 है पूरा, हम लोग बोलेंगे I प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180। आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आर इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करोगे तो 180 माइनस 90 90 माइनस आई, ये आर की वैल्यू हो गई। अब हमको म्यू बताना है, तो म्यू इज इक्वल टू sin आई अपॉन sin आर, और आर कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, तो म्यू इज इक्वल टू sin आई अपॉन cos आई, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो कुल मिलाकर के 10 आई। तो ये आपका हमेशा के लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला हो गया, म्यू इज इक्वल टू 10 आई। अब हमको आई गिवन है 60 डिग्री, तो ये जाएगा 1060, और 1060 की वैल्यू होती है √3, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का वो होगा √3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 15 का। अब इसके बाद मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, the time taken by sunlight to cross a 5 mm thick glass plate, refractive index given है। तो बच्चों इसमें ग्लास प्लेट में स्पीड निकाल लो और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 17 न्यू इज इक्वल टू va अपॉन va। अब ग्लास प्लेट है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में स्पीड, तो अब आपको ये सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू va अपॉन न्यू, ये जाएगा 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय म्यू कितना गिवन है 3/2, 3 कैंसिल, 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस हमको बोला 5 mm थिक, तो 5 mm का मतलब 5 into 10 to the power -3 मीटर, और स्पीड आ रही है 2 into 10 to the power 8, तो t इज इक्वल टू हो गया 5/2 मतलब 2.5, और ये आएगा 10 to the power -11। इसका मतलब है इसी को अपन बोल सकते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0.25 into 10 to the power -10 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो मुझे आंसर दिख रहा है वो करेक्ट आंसर ए दिख रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20,
The frequency of light ray is given. Its frequency when it propagates in a medium of refractive index 1.5 will be. तो मैंने थ्योरी में आपको बताया था बच्चों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो सब चेंज होता है एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, तो इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा सी। 20 का करेक्ट आंसर सी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ये मैंने थ्योरी में आपको बताया था। 21, the wavelength of a sodium light in air is, 20 का करेक्ट आंसर सी। 21, the wavelength of light in sodium light in air is 5890 angstrom. The velocity of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The wavelength of light in a glass of refractive index 1.5. हमको लैम्डा जी बताना है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो हमको बच्चों इसमें तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की म्यू, ये तो फालतू है, इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। हमारा फॉर्मूला होता है ना ए म्यू जी इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी, तो लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन म्यू। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट हमको गिवन है 5890 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय म्यू 1.6। ये डायरेक्ट आना चाहिए आंसर तुम्हारा। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा 21 डाउट ही नहीं है, सॉरी 21 जो है वो डाउट नहीं था ना। फिर 23rd क्वेश्चन, a ray of light is incident at an angle I from denser to rarer medium. The reflected and refracted rays are mutually perpendicular. The angle of reflection and angle of reflections are respectively r and r dash. Then the critical angle will be, तो अभी अपन ने बताया था, अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो उसमें अपना म्यू इज इक्वल टू आया था 10i, और वैसे हमको मालूम है साइन c इज इक्वल टू होता 1 बाय म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन c क्रिटिकल एंगल, ये जाएगा 10i साइन c इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, और अभी अपन लोगों ने म्यू इज इक्वल टू 10i निकाला था। तो फिर बच्चों इस क्वेश्चन में रे जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, जैसे ग्लास से एयर में जा रही है या वाटर से एयर में जा रही है, तो डेंसर टू रेयर जा रही है, इसलिए तो ये जो डायग्राम होना चाहिए उसमें ये डेविएट होनी चाहिए आगे फ्रॉम नॉर्मल, पर ये एंगल आपको क्वेश्चन में 90 के बना है, ये r है, ये i है, ये r है, लेकिन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन i और r इक्वल होते हैं, तो r को माइनस, तो अब हम लिख सकते हैं r प्लस 90 प्लस r डैश इज इक्वल टू 180, लेकिन इसमें r i के इक्वल है बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
आर की जगह आई सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर डैश की वैल्यू निकाली तो 90 माइनस आई, ट्रांसफर करूं तो 180 माइनस 90 90 होता है, और आई ट्रांसफर तो 90 माइनस आई। अब हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, तो हमको पता है म्यू इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r, लेकिन म्यू क्या होता है 1 म्यू 2 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रे डेंसर से रेयर करें तो ये जाएगा फर्स्ट मीडियम डेंसर और सेकंड मीडियम रेयर। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी d म्यू r को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन r म्यू t। व्हाट इज द डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर हो गया, क्योंकि जनरली हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका पता लगा डेंसर मीडियम का। तो d म्यू r की जगह लिख दिया 1 अपॉन r म्यू t, और राइट साइड में sin i अपॉन sin r डैश की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस i। sin 90 माइनस i होता है cos i, sin i अपॉन cos i होता है tan i, ये tan i हो जाएगा। और इसको अपन 1 बाय म्यू सिंपल लिख सकते हैं, म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर। और हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में क्रिटिकल एंगल sin c इज इक्वल टू 1 बाय म्यू होता है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो बाय 1 एंड 2 यदि आप बोलते हो तो अपन ये tan i है और यहाँ 1 बाय म्यू sin c है, तो sin c इक्वल टू क्या हो गया tan i, 1 बाय म्यू की वैल्यू रख लीजिए, तो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा sin इनवर्स tan i। इसका मतलब इसमें जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर होना चाहिए सी, साइन इनवर्स tan i। ठीक है, ये नेक्स्ट 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द फिगर शोन फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री at the top surface, what is the minimum refractive index needed for total internal reflection at vertical face? और रे जो है वो एयर से ग्लास में जा रही है। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 26 था ना, इसमें हमको बोला गया रे जो है एयर से ग्लास में जा रही है, 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन हुआ है, फिर वर्टिकल फेस, और इस वर्टिकल फेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हमको मिनिमम म्यू की वैल्यू पूछी गई है। भाई हमको मालूम है मिनिमम की कंडीशन में, मिनिमम म्यू की कंडीशन में क्रिटिकल एंगल आएगा, जब क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो सपोज यहां से रे रिफ्रैक्ट होने के बाद में सेकंड फेस पे जा रही है, ग्लास से एयर की तरफ डायरेक्शन है, और मान लीजिए क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रही है सी पर, जिससे उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया 90, तो ये एंगल सी हो गया। अब बच्चे यदि आर है ये, तो ये भी आर होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल, और यहां हमको मालूम है नॉर्मल है 90, ये आर, तो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए सी इज इक्वल टू 90 माइनस आर। तो एक बात ये हमको समझ में आ गई। अब रिफ्रैक्शन यहाँ पर एयर से जब ग्लास पे हो रहा है तो हम लोग म्यू इक्वल टू क्या बोलेंगे, sin i अपॉन sin r, या म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू sin i हो जाएगा 45 अपॉन sin r, तो sin r इज इक्वल टू sin 45 बाय म्यू, sin 45 की वैल्यू होगी 1 बाय √2, तो कुल मिलाकर हमको sin r की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन म्यू इनटू √2। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1। अब अपन अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करें, तो हमको मालूम है sin c इक्वल टू 1 बाय म्यू होता है, लेकिन यहाँ तो c कितना है 90 माइनस r, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो sin 90 माइनस r इक्वल टू 1 बाय म्यू, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos r इक्वल टू 1 बाय म्यू। तो आप हम राइट एंगल ट्रायंगल डेवलप करें और इसको बोले r, तो एंगल की अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, तो बचा हुआ बेस, cos r is equal to 1 upon mu, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस होना चाहिए पर और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए म्यू।
इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम रूट ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, मतलब म्यू स्क्वायर रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। इससे sin r की वैल्यू हम फिर से निकाल लेंगे, यहाँ sin r चाहिए हमको, तो sin r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जाएगा sin r इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू, तो गेट 2। अब बाय 1 इनटू यदि आप बात करो या यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 बाय म्यू रूट 2 इज इक्वल टू म्यू रूट 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू, म्यू म्यू कैंसिल 1 अपॉन रूट 2 is equal to mu square minus 1, स्क्वायरिंग करोगे 1 by 2 is equal to mu square minus 1, 1 को ट्रांसफर करोगे तो हाफ प्लस 1 3 by 2 is equal to mu square, तो mu is equal to जाएगा रूट ओवर 3 by 2। फिर नेक्स्ट you get 26, 26 के बाद जो आपने मुझसे डाउट पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28, a thin lens focal length f1 and its aperture has diameter d, it forms an image of intensity I. Now the central part of the aperture up to diameter d by 2 is blocked by an opaque paper. The focal length and image intensity will change to। बच्चों यहाँ पर जो लेंस है, इस लेंस का यदि आपने सेंट्रल पार्ट ब्लॉक कर दिया है तो म्यू तो बदला नहीं, और ना ही r1 और ना ही r2। फोकल लेंथ किस पर डिपेंड करती, म्यू पर, r1 पर और r2 पर, क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 बाय r2। तो ना म्यू बदला ना r1 ना r2, तो f भी नहीं बदलेगा, फोकल लेंथ सेम रहेगी। हाँ, लेकिन इंटेंसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है d स्क्वायर के, डायमीटर ऑफ अपर्चर। तो अपन बोलेंगे यदि फर्स्ट केस में पूरा लेंस था, उसका डायमीटर d था, तो इंटेंसिटी सपोज I1, तो I1 इज इक्वल टू k इनटू d स्क्वायर। सेकंड केस में आपने हाफ पोर्शन ब्लॉक कर दिया है तो हाफ बचा, इसका मतलब तो इंटेंसिटी हो जाएगी I2 इज इक्वल टू कांस्टेंट k इनटू d बाय 2 स्क्वायर। तो न्यू इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I2 इज इक्वल टू k इनटू d स्क्वायर बाय 4। अब k इनटू d स्क्वायर क्या होता है, I1, तो I2 is equal to 1/4 of I1। मतलब अब जो इंटेंसिटी होगी वो जो इमेज फॉर्म होगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, जिस इंटेंसिटी की इमेज बन रही थी उसकी 1/4। तो चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन इंटेंसिटी इज इक्वल टू होगा फाइनल इंटेंसिटी माइनस ओरिजिनल इंटेंसिटी I2 माइनस I1। I2 रहेगा 1/4 ऑफ I1 माइनस I1, आंसर आएगा माइनस 3/4 ऑफ I1। मतलब जो इंटेंसिटी चेंज होगी वो 3/4 होगी और माइनस का मतलब डिक्रीज होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए 28 का वो है डी। फिर आप लोगों ने मुझसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, टू सिमिलर plano-convex lenses are combined together in 3 different ways as shown in the adjoining figure. The ratio of the focal lengths in 3 cases will be। तो बच्चों पहला तो डबल कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, दूसरे हमको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिख रहे हैं, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं उनका कंबाइन किए गए, और थर्ड भी। तो हमको द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ इन 3 केसेस, तो फर्स्ट केस में फोकल लेंथ आप बोलते हैं एफ,
तो बाद में वो बनने हैं तीनों कॉन्वेक्स रिंग्स और कंबाइंड हो रहे हैं। तो इसमें